नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला आया है पर्यावरण मंजूरी को लेकर। ये विषय यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मतलब मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है, और वैसे भी आम जानकारी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसके लिए जो जानकारी जुटाई है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ली है। तो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय का एक 2017 का नोटिफिकेशन था और एक 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम मतलब एक सरकारी आदेश, इन दोनों को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया है। हाँ, ये वो आदेश थे जो कहते थे कि अगर कोई प्रोजेक्ट बिना पहले पर्यावरण मंजूरी लिए शुरू हो भी गया है तो उसे बाद में मतलब पिछली तारीख से मंजूरी दी जा सकती है। जिसे पोस्ट फैक्टो या रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस कहते हैं। हाँ, वही। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसा क्यों किया और इसका क्या असर होगा। बिल्कुल। देखिए, ये फैसला जो है ये असल में पर्यावरण प्रभाव आंकलन यानी EIA नोटिफिकेशन 2006 उसको और मजबूती देता है। EIA 2006 का सीधा सा मतलब है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा इसका मूल्यांकन जरूरी है। अच्छा। और कोर्ट ने इस फैसले में ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये जो पहले मंजूरी है जिसे प्रायर EC कहते हैं, ये अनिवार्य है। इसमें कोई समझौता, कोई ढील नहीं हो सकती। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 जो हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार देता है, उसको भी ये पुख्ता करता है। अच्छा, तो कोर्ट ने इन सरकारी आदेशों को रद्द क्यों किया? मतलब क्या खास वजह बताई कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट का साफ मानना था कि ये जो 2017 और 2021 के आदेश थे, ये एक तरह से EI नोटिफिकेशन 2006 का जो उल्लंघन हो रहा था, उसको नियमित करने की मतलब उसे जायज ठहराने की कोशिश थे। उल्लंघन को जायज ठहराने की? हाँ, कोर्ट ने पुराने कुछ केसेस का भी हवाला दिया, जैसे कॉमन कॉज बनाम भारत संघ का केस था 2017 का और एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स बनाम रोहित प्रजापति 2020 का। इन मामलों में पहले ही ये बात कही जा चुकी है कि बिना पूर्व पर्यावरण मंजूरी मतलब प्रायर EC लिए बिना प्रोजेक्ट शुरू करना ये कानून का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने इस बार और जोर देकर कहा कि ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण और समाज दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। यानी अब भविष्य में ऐसा नहीं हो पाएगा कि प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और बाद में मंजूरी के लिए अप्लाई कर दिया, ये रास्ता बंद। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने भविष्य के लिए ऐसी किसी भी मंजूरी पर मतलब पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अच्छा। और कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है कि जिन लोगों ने पहले ऐसा उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई हो और आगे ऐसा न हो। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 51A(G) जो पर्यावरण की रक्षा को हमारा मौलिक कर्तव्य बताता है, उसके भी अनुरूप है। हाँ, सही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना था। और कोर्ट ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की बात भी कही है ना? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कुछ और महत्वपूर्ण मामलों का जिक्र किया, जैसे MC मेहता केस, गोदावरम थिरुमुल्लापाद केस और अभी हाल का 2024 जलवायु परिवर्तन वाला मामला भी। इनका हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण अधिकारों की रक्षा करना संवैधानिक अदालतों की एक अहम जिम्मेदारी है। साफ संदेश है, विकास करिए लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं, संतुलन जरूरी है। पर ये जो बाद में मंजूरी देने वाली बात थी, क्या इसका वाकई में गलत इस्तेमाल हो रहा था? मतलब कितने बड़े पैमाने पर? हाँ, बिल्कुल हो रहा था, और काफी बड़े पैमाने पर। आंकड़े बताते हैं कि 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को इस उल्लंघन श्रेणी या वायोलेशन कैटेगरी में डालकर मंजूरी दे दी गई थी। 100 से ज्यादा? जी, और इनमें हर तरह के प्रोजेक्ट्स थे। कोयला खदानें थीं, जैसे महानदी कोलफील्ड्स का नाम आया, लौह अयस्क बॉक्साइट की खदानें थीं, बड़े बड़े सीमेंट प्लांट थे जैसे JP सीमेंट, स्टील फैक्ट्रियां थीं, यहाँ तक कि बड़े अस्पताल और होटल भी थे, जैसे होटल लीला वेंचर लिमिटेड का भी जिक्र है। बाप रे। इसके लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, EAC यानी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उसने 2017 से 2021 के बीच आप सोचिए 46 बैठकें की सिर्फ इन उल्लंघन वाले मामलों पर विचार करने के लिए। 46 बैठकें? तो मतलब ये एक स्थापित प्रक्रिया बन गई थी एक तरह से। ऐसा लगता तो है। मंत्रालय ने कोर्ट में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत यानी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल की दलील दी थी। अच्छा, कि जिसने गलती की वो जुर्माना भर दे। हाँ, कि ठीक है, नियम तोड़ा है, प्रदूषण फैलाया है, तो अब जुर्माना भर दो और काम चलने दो। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को माना नहीं, उसे खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हमेशा सिर्फ पैसे से नहीं हो सकती और कानून का पालन पहले करना होता है, बाद में जुर्माना देना कोई समाधान नहीं है। प्रायर इसी यानी पहले मंजूरी लेना वो अनिवार्य है। तो अब इस फैसले का मतलब क्या है? जो 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, उनका क्या होगा? देखिए, कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो मंजूरियां पहले दी जा चुकी हैं वो मान्य रहेंगी, उन्हें रद्द नहीं किया जा रहा है। अच्छा, ये एक राहत की बात हो सकती है उन प्रोजेक्ट्स के लिए। शायद, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भविष्य के लिए पिछली तारीख से मंजूरी या पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का जो दरवाजा खुला हुआ था वो अब पूरी तरह से बंद हो गया है, हमेशा के लिए। ये फैसला पर्यावरण से जुड़े शासन यानी एनवायरमेंटल गवर्नेंस को मजबूती देगा। ये एक कड़ा संदेश है कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना ही होगा। उद्योग हो या कोई भी प्रोजेक्ट प्रस्तावक, वो अपनी मर्जी से नियमों को ताक पर रखकर काम शुरू नहीं कर सकते। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन साधने की जरूरत पर बल देता है और ये कहता है कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सबसे ऊपर है। बिल्कुल, विकास जरूरी है, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। और ये फैसला कहीं ना कहीं हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके इस्तेमाल में एक जवाबदेही, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सही कहा। तो आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा, खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए। और अगर आपको ये बातचीत, ये जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई और विचार हैं तो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जैसा हमने बताया, हमने ये जानकारी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ली है। और आखिर में आपके लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब विकास की जो तात्कालिक ज़रूरतें होती हैं, सड़कें बनानी हैं, फैक्ट्रियां लगानी हैं, बिजली चाहिए, जब ये ज़रूरतें पर्यावरण के नियमों से टकराती हैं तो हमारा समाज और हमारे नीति निर्माता वो एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जिससे तात्कालिक ज़रूरतें भी पूरी हों और लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता, मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, वो भी बनी रहे। सोचिएगा ज़रूर इस